तो इन तमाम चीज़ों का अपने ख्याल रखते हुए जहन में अपने चीज़ों को रिवाइज करना है कि भाई ग्रामर से मुतल्लिक क्या क्या वो सवालात पूछ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, और किन किन चीज़ों का आपको जो है ना वो ख्याल करना। चलें अब चलते हैं। मसलन आप वोकैबुलरी का कोई सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई इसको ट्रांसलेट कर दें। जैसे मैंने कल एक बताया कि उन्होंने दो वर्ड्स दे दिए पेयर ऑफ वर्ड्स में, कि एक्सप्लिसिट में और इम्प्लिसिट में दोनों में फर्क बता दें और इसका जो है ना वो सेंटेंस बना दें। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपने जरा जहन में रखनी है कि वो ये आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह बहुत बेसिक्स वगैरह तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स वो पूछते रहे हैं, और इनके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। टेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस में क्लॉजेस क्या होती हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं। आपको जो ट्रांसलेशन के रूल्स हैं वो पता होनी चाहिए, फ्रेजेस और क्लॉज किस तरह से मिलकर सेंटेंसेस बनाती हैं। इसके अलावा आपको करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 2017 में वो ये चीज बहुत पूछा करते थे कि जो है इस सेंटेंस को ठीक करके बताओ। तो वो अमूमन थोड़ी बहुत कोई वोकैबुलरी की कोई इस तरह की गलती होती है, वो उसको जो है ठीक करना होता है। तो वो आप उसमें मुझसे भी मदद दे सकते हैं, आपको मैंने फाइल्स भी फराहम कर दी हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। ग्रामेटिकल स्टाइल वही करेक्शन वाले सेंटेंसेस आ गए कि इसको ठीक करें। अगर हम ये तमाम सिलेबस इंटरमीडिएट का मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये मुश्किल चीजें नहीं है, बस आपने थोड़ा रिवाइज करनी है। पंक्चुएशन को जरा देख लीजिएगा, पंक्चुएशन की सेमीकोलंस, कॉमास वगैरह इस तरह के जो रूल्स है, बेसिक रूल्स है। 15 से 20-25 मिनट आपको लगेंगे, आपको सारी चीजें बैठ जाएंगी जहन में। मैं भी आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर हम मजीद आगे चलें तो करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसके बारे में आपने देखना। आर्टिकल्स और प्रपोजिशन का इस्तेमाल, आर्टिकल्स के मुतालिक अक्सर वो जो है छोटे मोटे जो है वो गलतियां निकालते रहते हैं, तो ये चीजें आपको जरा जहन में रखनी है। याद रहे ग्रामर में हो सकता है कि वो आपसे सवाल पूछें, हो सकता है वो आपसे सवाल ना पूछें, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये काफी एम्बेरसमेंट होती है कैंडिडेट्स के लिए कि वो they are going to teach at intermediate and graduate level, but at PS level, but they are not familiar with the basic grammatical terms. याद रहे ग्रामर एक स्किल है, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएगा। इसलिए यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट दीज टेक्निक्स कि भाई मुझे तो ये आती नहीं है मेरी। नो, इट्स नॉट योर वीकनेस, ये हर वाली इट्स एवरीबॉडीज वीकनेस, हर बंदे की ये वीकनेस है। तो आपने इसको जो है अपने जहन में रखना है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने इसके टॉपिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरा एक नजर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपके सामने मुख्तलिफ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं, आप एक एक करके जरा इनको देखेंगे और आपको मैं आइडेंटिफाई भी कर दूंगा। अब जरा देखें, आप एक सेंटेंस देखते हैं और उस सेंटेंस में आपके सामने बहुत सारे ये क्लासेस लिखा हुआ है। अब आपके नजदीक ये क्या है? क्लासेस आपके सामने कॉमन नाउन आ जाएगा और डिफरेंट एडजेक्टिव आ जाएगा। इसी तरह इनटू आपके सामने प्रपोजिशन आ जाएगा, डिवाइडेड वर्ब आ जाएगा, वर्ड्स नाउन आ जाएगा। तो इस तरह आप सेंटेंस को जब देखते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर आपको मुख्तलिफ वर्ड्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन आप यहाँ पे आप प्रोनाउन देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप नाउन देख रहे हैं। इस तरह ये तमाम चीजें आप देखें, आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपका काम ये है कि आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपसे वो कोई सेंटेंस पूछ लें, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में सवाल पूछ लें, तो वो आपको आना चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए जो है कि आपको उसको कैसे हल करें। कैथरीन बाइसाइकिल टू चिप्स रेजिडेंस एट वेस्टेड। तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं, सेंटेंस क्या परफॉर्म करते हैं अपना काम। नाउन के ऊपर तरह आप आ जाए कि नाउन किस तरह से अपनी डिवीजन लेकर आता है, उसकी टाइप्स हैं, और किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उनका फर्क क्या है। इन तमाम चीजों को आप जो है वो देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन आपके पास आ रहे हैं। काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसा कि 1 कार, 2 कार। अनकाउंटेबल आ जाते हैं आपके, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि आपके पास वाटर है, आपके पास मिल्क है, वगैरह वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके वो हो जाएंगे जिनको आप फील नहीं कर सकते, जैसे लव है, ह्यूमैनिटी है, फेयर है, फ्रीडम है। कॉन्क्रीट, जिनको आप टच कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत वो हैं। अब इसी तरह हाँ, अभी अभी तकरीबन 1 माह पहले
खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में, उन्होंने सवाल किया कि कंपाउंड नाउन क्या है। अब अचानक से आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा, बड़ा आसान सा होगा, कंपाउंड नाउन क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई जब दो डिफरेंट नाउन्स को मिला दिया जाएगा तो हाइफन्स के साथ, तो वो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। तो इसी तरह आपने नोट करना है कि ये सारी जो है वो कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, बस एक दफा मैं चाह रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ें और फिर आगे चलें। अब प्रोनाउंस के ऊपर आ जाए। अब प्रोनाउन जब हम पढ़ाते हैं ना, पहले तो प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके बाद उसमें दो में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है प्रोनाउन के केसेस, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है। जैसे सब्जेक्टिव काम करने वाला, ऑब्जेक्टिव एक्शन को रिसीव करने वाला, और पोजेसिव मलकियती हालत। अब इसकी एक तो केसेस हो गए और एक होगी इसकी स्टेट, जिसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, इन तमाम की डिवीजन वगैरह और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क क्या है। अब अक्सर आपने ये पढ़ा होगा कि आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, दिस इज माई कार। अब मैं लिख रहा हूँ, दिस कार इज माइन। अब आप हैरान होंगे सुनकर कि ये वाला जो दिस है, इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि दिस ने किसको रिप्लेस किया, नाउन को, और ये यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है, प्रोनाउन का। और यहाँ पर ये जो दिस है, ये दरअसल किसको मॉडिफाई कर रहा है, कार को। तो कार को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनको जरा ट्रिक्स है, इन्हीं इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इनको जहन में आ जाएगा। टाइप्स को जहन में रखें, आपसे कोई टाइप्स अगर पूछ ली जाए वो आपको आनी चाहिए, और उसको डिफाइन वगैरह करना आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर आप 4 माह 5 माह तैयारी इसी के ऊपर करने लग जाएं, ये 1-2 दिन की चीजें हैं, मटेरियल है, तो इसको ज्यादा टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नेक्स्ट चीजें भी प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट करने हैं। ये आपके सामने पूरी फाइल आ गई है, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, पर्सनल, ये सारी, इनको आप एक एक नजर देखेंगे, सारी आपके जहन में बैठ जाए। वर्ब्स की टाइप्स जो है ना वो बड़ी मशहूर हैं। अभी 2020 में एक सवाल उन्होंने पूछा है कैंडिडेट्स के, आप जो है एक्शन वर्ब्स कैसे पढ़ाएंगे कैंडिडेट्स को, आप एक्शन वर्ब्स कैसे पढ़ाएंगे। एक्शन वर्ब वो वर्ब्स होती हैं कि जो किसी एक्शन जो है ना जुमले के अंदर एक्शन को शो कर रही हो, जैसे असलम स्कूल जाता है, एक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के तमाम वर्ड्स, इनको आप कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जो कि और मजीद इसमें डिवाइड करते हैं इन ट्रांजिटिव में, फाइनाइट वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में, मॉडल वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में। ये टाइप्स भी आपकी सामने आ जाती है। एक मैंने चार्ट्स भी अटैच किया हुआ है, मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आप उसको मजीद देख सकते हैं, और फिर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। रेगुलर वर्ब है आपके पास, ठीक है, और जिसमें हम आखिर में, जैसे ये आपके सामने पास है, तो पास के साथ हम ईडी लगा देते हैं, ये आपकी रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब है जो अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर लेती है, ईट, एट, ईटन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिटिव वर्ब जिसको एक्शन की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, कि आपके सामने ये देख लें, असलम लॉ, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, किसी ने मतलब पूरा कर दिया तो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, इस तरह का इसका इस्तेमाल है। फाइनाइट वर्ब है और इनफाइनाइट वर्ब है, इनको आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, मूड इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ब बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इंडिकेटिव कोई बताना हो, कोई कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। इंपेरेटिव जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो, और फिर इसके अलावा सब्जंक्टिव मूड में। अब ये सब्जंक्टिव मूड हमारा जो है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई कयास कर रहे हों, काश मैं बादशाह होता, आई विश, जैसा ये मशहूर जुमला है आपके सामने, आई विश आई वर अ किंग। तो ये आप सब्जंक्टिव डिजायर है, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये सब्जंक्टिव मूड है, किसका, वर्ब का। तो टाइप्स ऑफ वर्ब, मूड भी आपको पता होनी चाहिए। छोटे छोटे से सवाल। एडजेक्टिव आपके सामने, ऐसा एडजेक्टिव यानी जो कि नाउन प्रोनाउन को जो है मॉडिफाई करे, उनको डिस्क्राइब करे। ये देखें आपके सामने, स्वीट, हार्ड, स्लो, मोर वगैरह। एग्जाम्पल भी दी हुई है, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स आ गए आपके सामने।
एडवर्ब्स का काम ये है कि किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करे। स्लो, फास्ट, ठीक है, मोर वगैरह, ये आपके सामने देख रहे हैं। ही रैन स्लोली, ठीक हो गया। ही रैन वेरी स्लोली, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आप देख रहे हैं कि जो वेरी है ये मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को, और ये वेरी इस वाले एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये वाला स्लोली इस वाले वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आपने देखा एडवर्ब किस तरह से बैक एडजेक्टिव को, एडवर्ब को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसमें काफी सारे सवाल आपके जहन में आएंगे, तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं मजीद भी एक इसका अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली आपके पास तो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट की बुक्स पड़ी होंगी पुरानी, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं इनको समझने में। और अगर आप कहते हैं तो मैं इसका एक कैटलॉग भी एक फ्राहम कर दूंगा, जिसमें से आप इसको क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इतना इसको मतलब इस तरह से स्टडी नहीं करना कि आप अपने दिन रात इसी पे लगे रहें और कहें कि बस इसी पे, क्योंकि ये ग्रामर एक स्पेशल फील्ड है, एक अलग फील्ड है, और इस पे कमांड हासिल करने के लिए एक मुकम्मल टाइम चाहिए। और लिटरेचर एक अलग फील्ड है जिसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की अलग से जरूरत है। आपके सामने एग्जांपल्स आ रही है, देख लें ये कि शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली, ही ड्राइव्स केयरफुल, ये आपके सामने किस तरह शो कर रही है, एडवर्ब को शो कर रही है, ठीक है। अब अगर इसमें ये एडवर्ब निकाल दिया जाए और मैं कहूं इट इज हॉट, तो ये जो हॉट है बेसिकली क्या है, आपका एडजेक्टिव है जो कि इशारा कर रहा है किसी चीज की तरफ जो कि हॉट है डेफिनेटली। जैसे मैं अब कहता हूं कि शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के साथ अगर मैं लगा दूं वेरी, तो वेरी क्या बन जाएगा, एडवर्ब, जो कि मॉडिफाई करेगा किसको, इस एडजेक्टिव को। आपके सामने मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इनको भी आप जरा देख सकते हैं। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये फाइल आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। और ये मजीद मैंने अगर समझाने लग गया तो ये हमारा टाइम चला जाएगा काफी। प्रपोजिशन पे चलते हैं हम। एक दफा जरा डिग्रीज पे बता दूं। फ्रीक्वेंसी जो शिद्दत बताती है कि किस तरीके से कौन सा काम हो रहा है, मैं अक्सर उसे मिलने जाता हूँ। इसी तरह मैनर, कौन सा काम किस तरीके से हुआ, वो बड़े बेहतरीन तरीके से मिला। ही मेट मी चीयरफुली, ठीक हो गया, ये आपके सामने। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कौन सा काम कितने तरीके से हुआ, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। शी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हर वर्क, तो ऑलरेडी पहले से। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, कि भाई जो बंदा कोई काम कर रहा है वो किस तरफ जा रहा है, कि चिल्ड्रंस वर गोइंग एवरीवेयर, बच्चे हर तरफ जा रहे हैं, तो एवरीवेयर मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को कि कहाँ जा रहे थे। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है, वो कितना बीमार है। ही इज एक्सट्रीमली सिक, सिक क्या है, आपका एडजेक्टिव जो मॉडिफाई कर रहा है किसको, ही को। ही इज एक्सट्रीमली सिक, तो एक्सट्रीमली हमने लगा दिया जो कि किसको बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो मेरे ख्याल में काफी चीजें आपको ऐसे जो है वो समझ आ रही होंगी। अच्छा, अब प्रीपोजिशन पे चलते हैं। प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनको आना चाहिए, क्योंकि अक्सर दो या तीन तरह के सवाल तो बहुत कॉमन है। क्या, दो प्रेपोजिशन आपको दे देंगे और कहेंगे इसको इस्तेमाल करें, दो पेयर ऑफ वर्ड्स आपको दे देंगे सिमिलर जिनको वर्ड्स कहते हैं, उसको कहेंगे इस्तेमाल करें। दो फ्रेजल वर्ब दे देंगे। इडियम्स, इडियम्स को तो जरूर पूछेंगे कि भी इस इडियम का मतलब आप बता दें। मसलन हाल ही में जो है वो एक सवाल उन्होंने पूछा, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये यहाँ पर, ये बड़ा मशहूर ये एक मशहूर आपके सामने इडियम है, डेमोक्लेस स्वॉर्ड, एक ऐसी तलवार जो आपके सर पर नागहानी लटक रही है, उसकी तर्जुमा बता दो। तो आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए ये चीज रह जाएगी। तो इसलिए सब कुछ तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन अपनी तौर पर कोशिश जरूर करें कि आपको आता हो सकता है एग्जामिनर एक इडियम पूछने के बाद अगला इडियम भी पूछ ले आपसे जो कि बड़ा फैमिलियर हो, तो इसलिए इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए पढ़ के जरूर जाएं, और फिर उसके बाद अगर कोई अनफैमिलियर पूछ लिया जाए तो परेशान ना हो। प्रपोजिशन का काम ये होता है कि ये एक तो लिंक कायम करता है, अमूमन ये नाउन या प्रोनाउन से पहले, यानी प्री का मतलब पहले
जगह पर ये लगता है ताकि लोकेशन को शो किया जाए कि जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी है, टेबल के नीचे, दाएं बाएं, ऊपर दाएं। आप समझ रहे हैं? ये आपके सामने पूरी एक डायग्राम आ रही है कि किस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हैं चीजों को कि द कैट वाज सिटिंग ओवर द डोर, ठीक है, या असलम पास इनटू द डोर, या असलम वेंट थ्रू द डोर, ठीक हो गया, कीज वर अंडर द मैट वगैरह वगैरह। तो आप देख रही हैं कि इस तरह से इनको डिस्क्राइब करते हैं। अभी 2022 में जो केपीके में हुए इम्तिहानात हुए हैं उसमें ग्रामर को सवालात को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है। अब एक सवाल उन्होंने पूछा कि भी अबव और ओवर में फर्क क्या है। अब ये अबव और ओवर प्रेपोजिशन है, इनमें फर्क बताएं। तो जब उससे कैंडिडेट ने पूछा सर आप एग्जांपल मुझे बता दें, उसने कहा ये जो पंखा लगा हुआ है ये आप इसको अबव कहेंगे या ओवर कहेंगे। अब ये बड़ा ही एक कंफ्यूजन वाला एक सवाल है क्योंकि रूल ये कहता है कि ओवर आप उसको कहेंगे जो चीज बिल्कुल आपके साथ टच कर रही हो। मसलन ब्लैंकेट, हम कहते हैं ना बच्चे के ऊपर कंबल डाल दो, तो कहेंगे पुट द ब्लैंकेट ओवर द कैंडिडेट, ओवर द स्टूडेंट। कैंडिडेट पे क्या डालना, तो ओवर द चिल्ड्रन, बच्चे पे, या ओवर द किड डाल दो। और अबव का मतलब है ऐसी चीज जो थोड़ा सा फासला हो, जिसके अंदर गैप हो। आप यहाँ बैठे हैं और वो आपके अबव है। बहरहाल इस तरह की छोटी छोटी ट्रिकी चीजें, परेशान नहीं होना किसी भी हवाले से। ये आपके सामने एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप पढ़िएगा इस फाइल को, ठीक है, और इसको जरूर देखिएगा कि कैसे आप इनको आप रिवाइज कर रहे हैं, या आज रात ही आपका काम है इसको पढ़ें और इसके हवाले से मजीद मटेरियल के बारे में भी आप स्टडी करें। कंजक्शंस वगैरह आपके सामने हैं, अब बहुत सारा मशहूर। इस कंजक्शंस को याद रखने के लिए ये फार्मूला याद रख लें। वैसे तो और भी टाइप्स हैं। F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, ठीक है, N स्टैंड फॉर नॉर, B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर आपका और Y स्टैंड फॉर येट, S स्टैंड फॉर सो। तो ये आपके सामने ये भी यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप इसको यस फैन बॉयज के नाम से लिख लेते हैं। अमूमन ये कंजक्शन क्लॉजेज, फ्रेजेस या वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज होते हैं। लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने के लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। आपके सामने ये एग्जांपल्स भी दी गई हैं, जमील एंड काशिफ आर टू फ्रेंड्स, ठीक हो गया। ये आप जरा मजीद इनको देख सकते हैं, डिटेल में भी ये फाइल अवेलेबल है, इनको भी देख सकते हैं। कुछ सिनोनिम्स आपके सामने आ रहे हैं। और अब ये एक्टिविटी आपके सामने मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस आता है आपके सामने, एग्जामिनर आपके सामने मुझे आपके सामने एक जुमला लिखता है शीट के ऊपर, क्योंकि उसके पास एक मार्कर भी पड़ा होगा, हो सकता है एक व्हाइट बोर्ड भी मंगवा लिया हो डेमो देने के लिए, और या वैसे आपको कहे डेमो दे, आपको वो कहे कि भी ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि इस सेंटेंस को तोड़कर आइडेंटिफाई करें कि भाई ये क्या क्या है। तो दे आपके पास क्या आ गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया। सोल्ड आपके पास क्या आ गया, रेगुलर वर्ब की पास्ट फॉर्म आ गई। एन आपके पास आ गया, इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया। ओल्ड आपके पास क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। कार आपके पास आ गया, कॉमन नाउन। तो आपने ये ब्रेक डाउन आपको पता होनी चाहिए कि जुमले के अंदर कौन सा वर्ड है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो है। पुलिसमैन आपके पास जो है वो नाउन आ गया। ऑफ्टन आपके पास जो है वो एडवर्ब आ गया। एडवर्ब भी आप इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। डायरेक्ट आपके पास वर्ब आ गया। ट्रैफिक आपके पास नाउन। तो आप जरा देख लें कि किस तरह से इनको ब्रेक डाउन भी करना आपको आना चाहिए। एक्सक्लेमेशन के लिए क्या यूज हो रहा है वगैरह। तो ये तमाम सेंटेंसेस को भी आप देख सकते हैं। हायरार्की में जरा ये कुछ वर्ड्स हैं, मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट, जैसा कि आपके सामने बाउंड मॉर्फीम ईडी और फ्री मॉर्फीम जो अपना मीनिंग अपने आप के तौर पे बता सकते हैं। मॉर्फीम, फिर आपके पास वर्ड है, फिर फ्रेज है, फिर क्लॉजेस हैं। अब फ्रेज में आपको समझाने के लिए मैं ये आपके सामने एक मिसाल लिख रहा हूँ कि एक ऐसा ग्रुप का वर्ड्स का मजमुआ जो मानी तो दे लेकिन मफहूम ना दे पाए, और उसको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी उसके अंदर ना मौजूद। अब जरा ये आप जरा देखें, सॉरी, फूलों की सेज, ये आपके सामने क्या है, फ्रेज है। इसको महविन उसको इसमें नाकिस भी कहते हैं कि जो अपना मफहूम ना दे सके, बेड ऑफ रोजेस। तो ये आपने देख लिया। इसको अब अपना मानी देने के लिए एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसको अब जब आप कंप्लीट करेंगे
तो आप कहेंगे कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल भी दिए हैं, ओवर द कोर्स विद अ ग्रेट स्पीड वगैरह वगैरह। और आपके पास ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं उसमें भी वो फ्रेजल वर्ब की एक अलग टाइप है, और उसको फ्रेज में तो खैर हम नहीं एंटर कर सकते, लेकिन आपको इसके बारे में जरा डिफरेंस पता होना चाहिए। एक तो इडियम और प्रोवर्ब के बारे में आपको पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ये आपने अच्छे से करने हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं करने, CSS PMS लेवल के, उसमें बहुत टाइम लग सकता है आपको मेमोराइज करने पे, खासतौर पर जो पढ़ाए जा रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पर या ग्रेजुएट लेवल पर, और वो भी इतने मुश्किल होते हैं कि आम कैंडिडेट्स के लिए नहीं समझ आती, तो आपने उनको देख सकते हैं। अब क्लॉज जो है ना, इसमें दो टाइप्स हैं आपके पास। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक है आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहले तो क्लॉज को डिफाइन कैसे करेंगे। क्लॉज एक ऐसा वर्ड्स का मजमुआ है जिसकी चंद निशानियां हैं। एक तो निशानी इसकी ये है कि इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद होगा। दूसरी निशानी ये है कि सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी मौजूद होगा। ठीक हो गया, इसको हम कहेंगे क्लॉज। अब ऐसी क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, लेकिन फिर उसको हम डिवाइड किस में करेंगे, दो में डिवाइड करेंगे। वो दो कौन कौन सी हैं ये आपको मैंने बता दी, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है। अब जरा आपके सामने मैं एक जुमला लिख रहा हूं, उसको जरा देखिए। गॉड हेल्प्स, खुदा मदद करता है। अब आपने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, और मानी आपको बिल्कुल क्लियर साफ समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अपना मानी पूरा मफहूम कर। अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। दोज हु हेल्प themselves। अगर इसको मैं अलहदा से होल्ड कर दूं और दोज हु हेल्प themselves को मैं अलहदा से ब्रैकेट लगा लूं, तो अब दोज में भी आपने नोट किया कि प्रोनाउन मौजूद है, रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है, हेल्प वर्ब भी मौजूद है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी मौजूद है। अब कानूनी तकाजे तो वो पूरे कर रहे हैं क्लॉज के, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल करने के लिए इसको एक डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, जो कि ये शुरू में लगी हुई है। तो अब आपने नोट कर लिया होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अपना मफहूम खुद वाजे कर दे, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसको अपना मफहूम वाजी करने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत हो। अब मैं आपके सामने एक और भी मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसमें जो इफ वाला सेंटेंस है कि इफ यू वर्क हार्ड, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसमें मानी वाजे नहीं है। पास हो जाना, अगर तुम पास हो जाओगे, ये आपका क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो ये क्लॉज वगैरह के मुतालिक भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके सामने डिफरेंस आ गए हैं। मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको आप कह सकते हैं, या प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, यू विल पास। और सबऑर्डिनेट क्लॉसेस हैं जिसको आप जरा देख सकते हैं कि इफ क्लॉज जिसको हम अक्सर कहते हैं, जो अपना मानी समझाए। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का जरा आप देख लें। सब्जेक्ट काम करने वाला और प्रेडिकेट जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये सेंटेंस बनाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में चलते हैं अब हम। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में काफी चीजें जो है ना, इनको जरा आपके जहन में रखनी है। आपके सामने आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, डेक्लेरेटिव, और इसके बाद जो है आपके पास आ रहा है डेक्लेरेटिव के बाद आपके पास आ रहा है इंटेरोगेटिव, सवालिया। डिक्लेरेशन में कोई ऐलान करना, एक्सक्लेमेटरी जिसमें कोई इजहार करना, इंपेरेटिव किसी में हुक्म देना, ऑब्जेक्टिव किसी में तजवीज देना। और स्ट्रक्चर के हवाले से सिंपल, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्टिव है। असलम गोज टू कॉलेज, असलम स्कूल जाता है। कंपाउंड, दो सब्जेक्ट है और मिलकर किसी कंजक्शन के साथ जोड़ दिए गए। कम्प्लेक्स, एक सब्जेक्ट है लेकिन दो कंजक्शन यूज करके सेंटेंस को लंबा कर दिया गया। कंपाउंड कम्प्लेक्स, ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर इसको आप कह सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन है सेंटेंसेस की हालतें। जीरो कंडीशनल में क्या जुमला होगा आपके पास,
अगर बारिश होती है तो अच्छी बात है, इफ ही ट्रेन्स इट्स गुड। फर्स्ट कंडीशनल में अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास इन द एग्जामिनेशन। सेकंड कंडीशनल में अगर उसने मुझे मदद की दरखास्त की तो मैं उसकी मदद करता, इफ ही आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हेल्प हिम। और थर्ड कंडीशनल में अगर वो मुझकी मदद की दरखास्त करता तो मैं उसकी जरूर मदद कर चुका होता। इसमें आप इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हैव हेल्प हिम, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी, उनको भी आप देख सकते हैं। डेक्लेरेटिव क्या है, ऐलान किया जा रहा है। अफर्मेटिव में किसी बात का तायीद की जा रही है। नेगेटिव में नेगेट किया जा रहा है, एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। इंटेरोगेटिव में सवालिया, एक्सक्लेमेटरी में जो है एक्सक्लेमेशन आ जाएगी आपके पास, ये सारी चीजें हैं। सरप्राइज, सॉरो, जॉय, अप्रिसिएशन वगैरह। इंपेरेटिव में आपके सामने ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, वर्क हार्ड वगैरह आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में फिशेस वगैरह, कोई एडवाइस करना किसी तरह की बात। स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बता दिया। सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड में हम कंजक्शन लगाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपके सामने कॉम्प्लेक्स आपके सामने आ गया कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर आपके सामने बन जाए वो कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आप सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और दो से ज्यादा जो है ना वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। अब जरा आप ये देख लें, इफ यू गो टू स्कूल, या आपकी क्या हो गई, एक डिपेंडेंट क्लॉज। एंड वर्क हार्ड, ये भी आपकी हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। यू विल पास, ये आपकी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस दो डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो पता होना चाहिए आपको। इसकी एग्जांपल अगर जहन में भी बिठाना चाहे बिठा लें, कोई सवाल अचानक से कोई आए ग्रामेटिकल बेस, तो आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, आपको आंसर देना चाहिए। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके जरा देख लें। ही इज द बॉय हु हैज डन दिस, तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने, ओ सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने जो है वो आ रहा है, जो कि इशारा कर रहा है इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ, इस बॉय की तरफ। अब इफ ही वर्क हार्ड ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन, कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। हमने कंडीशन के हवाले से जुमले पढ़े थे। जुमले का वो हिस्सा जिसके जुमले के पहले हिस्से में पास्ट लगा हो और आगे वुड का इस्तेमाल हो, वो सेकंड कंडीशनल बनेगा। उसको हम कॉम्प्लेक्स यानी सेंटेंस कहेंगे। अच्छा, ये अब आपके पास आ गए कंडीशनल के हवाले से। जीरो कंडीशनल मैंने आपको मिसालें दी कि अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये पिघल जाएगा। इफ यू बॉइल्स इट इट विल गेट, विल नहीं लगाएंगे सॉरी इसमें आप, क्योंकि दोनों सिंपल टेंस होंगे इसके अंदर। इफ इट रेन्स इट्स बेटर, इस तरह के सवाल होंगे। इफ यू वॉक डेली यू स्टे हेल्दी। अब आपने देखा कि इफ क्लॉज के अंदर, जो कि बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके अंदर भी प्रेजेंट टेंस है और आगे भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आपने नोट किया यहाँ पे, ये जीरो कंडीशनल है आपका। कंडीशनल सेंटेंसेस को कहते हैं। ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा इसका रोल है। फर्स्ट कंडीशनल आपके पास आ गया। फर्स्ट कंडीशनल में जुमले के दोनों हिस्से में आखिर में गा और गा का इस्तेमाल होता है। मसलन अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। आपने देखा किस तरीके से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में दो दफा गा आ रहा है, लेकिन रूल ये कहता है कि इफ क्लॉज में आपने विल इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने बाद वाली क्लॉज में विल इस्तेमाल करना। ठीक है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं। सेकंड कंडीशनल आपके सामने आ रहे हैं। सेकंड कंडीशनल में आपके पास जुमला आएगा, अगर इसने मदद की दरख्वास्त की तो मैं मदद करता। इफ क्लॉज में ये जो अगर वाला है उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और जुमले के अगले हिस्से में आप लगाएंगे वुड। ये देखिए, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, ये वुड पास, पास की टेंस है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आपका। आपके पास आ जाएगा फिर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जो कि बनता है जुमले के पहले हिस्से में आप लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जुमले के अगले हिस्से में आप लगाएंगे जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होगी आपकी, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके सामने आ गया। इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास।
ठीक हो गया। आपने देखा हैड के साथ वर्क हार्ड थर्ड फॉर्म लगाई और वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका थर्ड कंडीशनल। इसका उर्दू में अंग्रेजी में तर्जुमा यूं बनेगा कि अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो चुका होता या पास हो जाता, इस तरह का ये जुमला बनेगा। अब सवाल ये है कि ये जो यू वुड हैव पास्ड है ये यहां पर भी आ सकता है, यानी आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू वुड हैव पास्ड इफ यू हैड वर्कड हार्ड। ठीक हो गया। आप सेंटेंस की अरेंजमेंट को भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गया थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये आपके सामने एक तस्वीर भी पूरी आ गई, इसको मजीद भी आप इकट्ठा करके देख सकते हैं किस तरह से विल प्लस इंफिनिटिव इस्तेमाल किया गया सिंपल में फर्स्ट कंडीशनल में। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। सिंपल रूल याद रखें, पास की सेकंड फॉर्म और आगे वुड है तो सेकंड कंडीशनल है। इस तरह की तमाम ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। अब ट्रांसलेशन के रूल्स हैं कुछ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास वो रूल्स भी भेज दूं ताकि उस ट्रांसलेशन के रूल्स अगर नहीं है तो आप सेकंड ईयर की बुक खरीद लें, उसमें वो रूल्स मौजूद हैं। ट्रांसलेशन के रूल्स को भी एक दफा पढ़ लें। आपसे कोई सेंटेंस को तर्जुमा करने का कहा जाता है तो आप परेशान ना हो वहां पर। मसलन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ रैंडमली कि काश मैं अमीर होता, इसका तर्जुमा मुझे बता दें। मैं एक बंदे से पूछता हूँ ग्रुप में, वो मुझे बता दें। सोनिया आप बता दें मुझे। कोई बता दे, फौजिया बता दे, फातिमा बता दे। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? जी आप ऐसे कोई बता दे, आवाज नहीं आ रही क्या? अफजाला, नौरीन आप बता दें। Would that I were rich. वुड दैट आई वर रिच, आई विश आई वर रिच। ठीक है, ये बेहतरीन जवाब इसका। तो ये इस तरह के कॉमन सवालात हैं, इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई बात अब आपने पूछनी है तो मुझसे पूछ लें। उसके बाद मैं ये फाइल आपके पास भेज दूंगा पीडीएफ में कन्वर्ट करके, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद सेशन ऑफ करें। अब और कोई बात आपने पूछनी है मुझसे? सदफ आपने कोई बात पूछनी हो? ठीक है। अच्छा, मैं और कोई सेंटर को मैं आपके सामने एक जुमला लिख रहा हूँ, इसको जरा फोकस करें। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। इसका तर्जुमा कर। Work hard lest you should fail. हाँ जी, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ये किसने बताया है? Sir, Sadaf here. ओके, ठीक हो गया। तो ये ट्रांसलेशन के कुछ वो हैं सेंटेंसेस। अच्छा है आपको थोड़ा बहुत इसका इल्म है। और अभी ये 2020 में ही उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये जो लेस्ट है इसका तर्जुमा बता दें इंग्लिश में। तो ये छोटे मोटे सवालात हैं, वो पूछ